नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो संविधान में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे। तो भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बारी किसकी है? भाग 2 की है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे मेरे भाई? भाग 2 में क्या बोल रखा है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो आइए देखते हैं भाई, भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, किस प्रकार से मिलती है और उसके प्रावधान क्या-क्या हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद कौन से वाले में कौन सी बात लिखी हुई है। तो अब आइए देखते हैं मेरे भाई, है ना। चलिए देखिए, तो अब बात क्या होगी कि भारतीय संविधान, देखिए क्या बोल रखा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। भारत में ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर अमेरिका के जैसे दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती। समझ रहे हैं आप? यानी भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में कैसा चलता है? तो दोहरी नागरिकता। अब देखिए, अमेरिका में 50 प्रांत हैं, समझ रहे हैं ना। यानी 50 राज्य या फिर 50 देश मिलके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग निवासी होंगे। जैसे आप अगर अमेरिका को मान लीजिए भारत जैसा सिस्टम, यानी अमेरिका का सिस्टम अगर भारत में लगा दें तो क्या होगा। जैसे आज देखिए, भारत सरकार के अंदर कितने हैं? तो 28 राज्य हैं, समझ रहे हैं ना आप। अगर अमेरिका की दोहरी नागरिकता होती तो यहाँ पे व्यवस्था कैसी होती कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपका एक पहचान पत्र उत्तर प्रदेश का होता, यानी एक तो आप यूपी के निवासी होते और दूसरा पहचान पत्र होता आप भारत सरकार के होते। क्या यह बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में अलग अलग प्रांत है ना, वहाँ की नागरिकता अलग मिलेगी। दो तरह का कार्ड बनता है, एक पार्टिकुलर किसी स्टेट का और दूसरा हो जाएगा आपका यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक मेरे भाई, लेकिन अपने यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है, यानी आप, है ना, एक ही नागरिकता आपके पास होगी। आप भारत सरकार के नागरिक होंगे। आप यूपी के नागरिक हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए एक यूपी का कार्ड बन जाए, एक भारत सरकार का कार्ड बन जाए, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ठीक मेरे भाई, अब आइए, अब ये तो हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत का नागरिक ही होना पड़ेगा, किसी अन्य देश की नागरिकता आप नहीं ले सकते। ये भी दोहरी नागरिकता होती है, समझ रहे ना। यानी आप भारत के नागरिक हैं तो आपको केवल और केवल भारत की नागरिकता लेना होगा। यानी अगर आप चाहें कि भारत की नागरिकता ले लें, किसी और अन्य देश की नागरिकता ले लें, तो ऐसा नहीं चलेगा अपने देश में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है, यानी आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत सरकार का लीजिए या फिर किसी और का लीजिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, जो नागरिकता है ना, तो जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इसकी शक्ति किसके पास होगी? तो संसद के पास होगी। क्या लिखा है अनुच्छेद 11 में? इसमें क्या लिखा है? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। और ये शक्ति कौन देता है? तो अनुच्छेद 11 देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बोल रखा है? जिसके तहत संसद ने, है ना, नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए, तो संसद को शक्ति मिला हुआ है अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के संबंध में प्रावधान करने का। इस शक्ति का उपयोग करके संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया है। अब इसके प्रावधान देखते हैं भाई कि ये प्रावधान क्या क्या हुए थे। अब देखो जरा आप, 1955 में भारतीय, है ना, नागरिकता अधिनियम तो आया था, लेकिन क्या हुआ कि समय समय पर इसमें संशोधन किया गया था। तो कुल 6 बार संशोधन हुआ, या फिर आप ये बात कर लें कि 1955 को लेके 1955 को लेके 2019 तक कुल 7 अधिनियम जारी हो चुके हैं, जिसमें 1955 हो गया, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में ये आपके संशोधन हुए या फिर बिल आए हैं। अब देखिएगा, इन संशोधनों या फिर, है ना, 1955 के अधिनियम के तहत 5 प्रकार से भारत में नागरिकता दी जा सकती है। पहला कौन सा होगा? जन्म के आधार पर, यानी जन्म से।
दूसरा होगा वंश या परंपरा के आधार पर, तीसरा होगा पंजीकरण के आधार पर, चौथा होगा देशीकरण के आधार पर और पांचवा होगा भूमि के अर्जन के आधार पर। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बारी बारी सबको देख लेते हैं भाई क्या होगा। अब देखिएगा जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। तो देखिए क्या बोल रखा है जन्म के आधार पर। तो बोला क्या है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ है, व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये 1955 में बात लिखी थी, इसको ध्यान रखेंगे। मगर वो व्यक्ति के माता पिता कहाँ के होंगे इस बारे में उल्लेख नहीं था 1955 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो 1955 का आया था उसमें कोई भी व्यक्ति देशी हो विदेशी हो कहीं का है, अगर वो भारत में जन्म लेगा तो भारत का नागरिक होगा, ऐसा प्रावधान था। लेकिन क्या हुआ कि जब इसका दुरुपयोग होने लगा, कुछ आतंकवादी घटनाएं घटने लगी या इलीगल काम होने लगे, तो भारत सरकार ने इसको संशोधित कर दिया। कब किया? तो 1986 में। देखिएगा अब 1986 में संशोधन हुआ और उसमें ये बात लिखा गया कि अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेगा तो जन्म के समय बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो फिर उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई बच्चा जन्म ले ले ठीक है, मगर जब जन्म लिया है ना तो या तो उसकी मम्मी या तो उसके पापा या फिर दोनों भारत के नागरिक हैं, तभी बच्चा भारत का नागरिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात हो गई भारत में जन्म लेने वाले का। अब बात होगी विदेश में जन्म लेने वाले के बारे में। अब देखिएगा अगर भारत से बाहर, क्या बोल रखा है देखिए तो ज़रा, है ना, बोला है भारत के बाहर किसी अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति यदि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लिया हो और जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखिएगा अभी तक तो भारत में आप पैदा हुए हैं, मगर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद आप दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो जाएं, अगर आपने जन्म ले लिया है दुनिया के किसी भी देश में, मगर जब आप जन्म लिए हैं, समझ रहे हैं ना, उस समय आपके जो माता पिता हैं अगर उनकी नागरिकता भारत की नागरिकता है तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अभी देखिए उल्टा चल रहा है। पहले में क्या था, कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा तो नागरिकता क्या होगी, यानी जन्म के समय माई बाऊ यानी माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन कोई भी भारतीय है वो बाहर गया घूमने और बाहर उसको बच्चा हो गया, है ना, तो अब वो बच्चा क्या होगा, भारत का होगा या किस देश का होगा। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि अगर किसी भारतीय का बच्चा विदेश में जन्म लेगा तो बच्चे के जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले ये कंडीशन क्या था कि केवल पिता के आधार पे था, इसको ध्यान रखेंगे। पहले क्या था कि केवल पिता के आधार पे था, मगर क्या हो गया 1992 में जो नागरिकता अधिनियम आया था उसके तहत माता के आधार पर भी क्या कर दिया गया कि नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया जन्म के आधार पर, ठीक मेरे भाई। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, पंजीकरण के आधार पर, यानी पंजीकरण से किसको नागरिकता मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या क्या बात लिखा है, बात छोड़ दीजिए, आप देखिएगा जब 1955 का आया था अधिनियम 1955 का, तो उसमें ये हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 6 महीने, समझ रहे ना आप, अगर कोई व्यक्ति भारत में 6 महीने से रह रहा है तो वो चाहे तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। ये पहले स्टार्टिंग में मात्र 6 महीने था, बाद में क्या होगा कि अब उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा। 6 महीने के बाद 5 वर्ष हो जाएगा, यानी 6 महीने को हटा के बाद में 5 वर्ष कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक बार संशोधन होगा और इस तिथि को बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 11 वर्ष। तो देखिए क्या बोल रखा है कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है यदि वह निम्न शर्तों को पूरा करता है। ये जो वर्तमान स्थिति है 11 वर्ष, इसको ध्यान रखेंगे। क्या बोल रखा है कि पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 11 वर्ष पूर्व से भारत में निवास करने वाला व्यक्ति योग्य होगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। पहले ये समय सीमा कितनी थी, तो स्टार्टिंग में मात्र 6 माह था, उसके बाद 5 वर्ष कर दिया गया था।
इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा 2019 में एक अधिनियम आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, आपने सुना होगा। बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं, बेमतलब का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये जो CAA आया है उसके बारे में क्या है, तो आप देखें क्या बोल रखा है CAA। थोड़ी सी बात देखना है क्योंकि हमें पंजीकरण के आधार पे देखना है, तो बस इतना ही देखेंगे। अब देखिए CAA में क्या बोल रखा है ना, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के पड़ोसी देश, अब पड़ोसी देश 3 लोग का नाम लिया है, ध्यान से देखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय, समझ रहे ना, यानी जो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और आपका अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ से कोई अल्पसंख्यक समुदाय अब कौन कौन से होंगे, तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी के लोग अगर केवल 5 साल से ही भारत में निवास कर रहे हैं ना, तो वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपवाद है, इसको ध्यान रखेंगे। अन्य देशों के लिए कितना है, तो 11 साल। अगर अच्छा अन्य देशों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है और वो व्यक्ति किस समुदाय का होना चाहिए, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो जैन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसी हो, यानी अल्पसंख्यक हो, तो उसे मात्र भारत में 5 साल निवास करने पर ही वो योग्य हो जाएगा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। एक बार वापस देखिएगा, अन्य देशों के लिए, अन्य समुदायों के लिए आज की तिथि में क्या है कि 11 साल आपको भारत में रहना होगा। लेकिन अगर आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आप मात्र 5 साल ही रहेंगे ना, तो आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में मात्र 6 महीने था, बाद में 5 वर्ष हुआ और उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, तो 11 वर्ष। 11 वर्ष में छूट दी गई है किसको, तो ये जो हिंदू यानी कि आपके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो गए, हिंदू, सिख, जैन, है ना, बौद्ध, पारसी, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब ये तो हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात क्या बोला है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो, जन्म भारत में हुआ लेकिन भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। इसे ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात क्या बोला है कि ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या विवाह करने वाली हो, तो वो महिला भी क्या होगी, योग्य होगी, उसको पंजीकरण के द्वारा, है ना, दे दिया जाएगा। जैसे सीमा हैदर का केस सुने होंगे, तो अब वो भारत में आई है, सचिन से विवाह कर ली है, तो भाई उसको नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। इनको ध्यान रखेंगे। चौथी बात क्या है कि भारतीय नागरिकों के वयस्क व्यक्ति, समझिए ना, जो भारतीय नागरिकों के वयस्क व्यक्ति हैं वो कहीं भी रहें तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकों के वयस्क बच्चे, ठीक मेरे भाई। अगला क्या है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, आवेदन। देखिए राष्ट्रमंडल का मतलब ये है कि ऐसे देश जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन रहा हो, अगर वो देश के नागरिक भारत में नौकरी कर रहे हैं, है ना, या फिर भारत में रहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार के समक्ष वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन देशों को हम लोग छूट दिए हैं कि वो हमारे यहाँ नौकरियों में भाग ले सकते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं भारत सरकार की नागरिकता के लिए। इन्हें ध्यान रखेंगे। एक बार वापस देखिएगा, पंजीकरण के द्वारा आवेदन करना है तो आपको, यानी अन्य देश के अन्य समुदाय के लोग हैं तो उनको कितना रहना पड़ेगा, तो 11 वर्ष। ठीक मेरे भाई। अगर, है ना, वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से आए हैं तो उन्हें मात्र 5 वर्ष रहना पड़ेगा। और किनको, अगर हिंदू समुदाय के लोग हैं, सिख वाले हैं, जैन, बौद्ध, पारसी हैं, तो इनको, बाकियों के लिए कितना है, 11 वर्ष रहना होगा। स्टार्टिंग में 6 महीने था, बाद में 5 वर्ष कर दिया गया था और अभी में 11 वर्ष है। अपवाद स्वरूप ये लोग हैं, ये अपवाद है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या देखे हैं
कि अगर कोई व्यक्ति भारत में है ना जन्मा हो और क्या हो कि भारत के बाहर रहता हो, तो वो भी क्या कर सकता है भाई, है ना, आपके आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए। ठीक भैया। उसके बाद क्या बात है कि अगर कोई महिला भारतीय व्यक्ति से विवाह कर रही हो, विदेशी महिला हो, भारतीय व्यक्ति से विवाह कर रही हो या विवाह कर चुकी हो या विवाह करने वाली हो, तो वो महिला भी आवेदन कर सकती है। इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय नागरिकों के वयस्क व्यक्ति हैं वो भी कर सकते हैं, यानी वयस्क बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश के जो नागरिक हैं, भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब आइए, ये तो हो गया पंजीकरण से। अब अगला क्या है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो देशीकरण का मतलब क्या है, देखिए क्या बोल रखा है ना, कि कोई व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कोई व्यक्ति वयस्क है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, कोई व्यक्ति बोला, वो कहीं का भी हो सकता है, और 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, निवास कर रहा है, तो भारत सरकार के प्रति देशीकरण का आवेदन करेगा और उसे अगर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ऐसा बोला है। उसके बाद है आपका भूमि अर्जन के द्वारा। देखिए भूमि अर्जन क्या है कि अगर भारत सरकार या भारत कोई भी भूभाग अर्जित कर लेता है, भारत से बाहर किसी भी देश का कोई भूभाग अर्जित कर लेता है, तो जो भूभाग भारत में शामिल होगा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग स्वतः अपने आप ही भारत के नागरिक होंगे। जैसे मान लीजिए भूटान है, अभी अपने देश में मिल जाए तो सारे भूटान वालों को ना अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, अगर बांग्लादेश का आधा भाग भारत में आके मिल जाए तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, भूमि अर्जन के द्वारा। भारत किसी को जीत ले तो जीतने के बाद जितना एरिया भारत में होगा वहाँ के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे, ऐसा बोल रखा है। अब आइए, तो ये तो हो गया भूमि अर्जन के द्वारा। अब देखिए अभी तो नागरिकता मिलने की बात थी, इतने टाइप यानी 5 टाइप से मिल सकता है। जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, उसके बाद आपका था है ना वंश या परंपरा के आधार पर, उसके बाद क्या था आपका वंश परंपरा देखे हैं, वंश या परंपरा के आधार पर। किधर गया, जन्म से आ जाओ भैया। चलिए देखिए एक तो फाइल छूट गया है। वंश या परंपरा के आधार पे यह है कि अगर आपके माता पिता भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी स्वतः ही, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आओ जरा आप देखिए, तो अब क्या है नागरिकता का अंत। नागरिकता के अंत में क्या बोल रखा है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नागरिकता का अंत कैसे होगा, इसे ज़रा देखें तो आप, कि किसी भी देश की है ना, किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक। अब आ जाओ, नागरिकता का त्याग कर दें तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो भी है ना नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अब वंचित कैसे किया जा सकता है इसको भी देख ले, यानी संविधान के प्रति अगर आप निष्ठा नहीं दिखाते हैं, अरे भाई अनिष्ठा होना चाहिए, निष्ठा हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, संविधान के प्रति अनिष्ठा, समझ रहे ना, ये निष्ठा गलत है। अनिष्ठा दिखाने पर, शत्रु देश की सहायता करने पर और गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर 3 केस है, वापस सुने, नागरिकता का अंत कैसे होगा कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं हैं, है ना, जो खलीजी हैं वो भी भारत के नागरिक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है। तो अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं तो नागरिकता समाप्त, है ना। नागरिकता छोड़ दें आप अपने हिसाब से तब भी नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, या फिर भारत सरकार नागरिकता वापस ले लें। ठीक। क्यों लेगी, इसका आधार क्या है कि संविधान का आप अपमान कर रहे हैं, संविधान की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, संविधान के प्रति अनिष्ठा है, ये अनिष्ठा अनिष्ठा दिखा रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर आप शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं,
तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, या फिर आपने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किया है तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिएगा क्या बोला है अगला। अगला ये है ना, देखिए ये तो हो गया। उसके बाद क्या है कि अनिष्ठा दिखा दिए, शत्रुओं की सहायता कर दिया, और अगर आप लगातार 7 वर्षों से देश से बाहर रहते हैं, लगातार 7 या 7 से अधिक वर्षों से देश से बाहर रहते हैं, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। तो नागरिकता ग्रहण कर ले कहीं का तो नागरिकता ख़त्म, छोड़ दिया जाए तो नागरिकता ख़त्म, या भारत सरकार नागरिकता ले ले तो नागरिकता ख़त्म। नागरिकता कैसे लेगी? तो पहली बात है संविधान के प्रति अनिष्ठा। ठीक। दूसरा बात क्या है? शत्रु देश की सहायता करना। और तीसरा है गलत तरीके से अगर आप नागरिकता लिए हैं तो आपका छीनी जा सकती है। और अगर आप लगातार 7 या 7 से अधिक वर्षों से भारत से बाहर निवास कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आइए भैया, ये तो हो गया नागरिकता का अंत। अब देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। देखिए ज़रा, अब अनुच्छेद है ना 5 से 11 क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 में यानी भारत है ना, क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। नागरिकता की परिभाषा भी जो पीछे पढ़े हैं ना वो सब बातें हैं। तो नागरिकता की परिभाषा दी गई है तथा संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख है। आप मोटा मोटा याद रखेंगे 5 में क्या कहता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक मेरे भाई, इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। ठीक मेरे भाई, वापस सुन लीजिए। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा है और संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख है। 6 में क्या है, पाकिस्तान से है ना भारत में आने वालों की नागरिकता का उल्लेख है। उसके बाद क्या है, 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। पूरा गदर मूवी याद रखिएगा। गदर में क्या होता है, देश विभाजन होगा तो कुछ लोग पाकिस्तान वाले मार के भगाएंगे। कहाँ से? पाकिस्तान से हिंदुओं को। तो वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उसके बारे में लिखा है अनुच्छेद 6 में कि पाकिस्तान से भारत जो लोग भाग के आएंगे उनकी नागरिकता के बारे में उल्लेख है। फिर अपने यहाँ से सनी देओल मार के भगाएगा तो जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता के बारे में उल्लेख है। इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया 8 में क्या लिखा है। 8 में देखिए तो क्या लिखा है कि विदेश में रहने वालों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। ठीक मेरे भाई, जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता क्या होगी। देखिए अभी पीछे देखें ना, अगर 7 साल से ज़्यादा आप रहेंगे तो आपकी नागरिकता रहेगी जाएगी। इन सब बातों का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 8 में। ठीक मेरे भैया। 9 क्या कहता है कि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुके लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। यानी ऐसे लोग जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं तो उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये सब बात कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 9 में। 10 में क्या लिखा है, नागरिकता के अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख है। यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में है। और बात करेंगे अनुच्छेद 11 में क्या है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 11 में है नागरिकता के संबंध में संसद को प्राप्त शक्तियों के बारे में उल्लेख है। वो जो सारी बात पीछे हम लोग देखे हैं ना, तो वो सब कहाँ पे है मेरे भैया, तो अनुच्छेद 11 में है। इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए, हमने क्लास को कंप्लीट कर लिया है, एक बार पुनः रिवाइज कर लें, ध्यान से देखिएगा। ठीक मेरे भाई, देखिए हमने क्या देखा है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 एक बार वापस देखें। ठीक मेरे भाई, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता की परिभाषा देता है और संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 7 क्या करता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। अब आइएगा, अनुच्छेद 8 क्या होगा, विदेश में रहने वालों की नागरिकता का उल्लेख करेगा। और अनुच्छेद 9 क्या होगा, है ना, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके लोगों की नागरिकता का उल्लेख करेगा। अनुच्छेद 10 क्या कहेगा
कि नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण या नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता के संबंध में संसद को प्राप्त शक्तियों के बारे में उल्लेख है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, आइए हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।